हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सीयूईटी के सफल बैच में। और हम साथ मिलकर पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट लीगल स्टडीज। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा क्रिमिनल लॉ पार्ट 1, जिसमें हमने जाना क्राइम होता क्या है, टाइप्स ऑफ क्राइम्स, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम एंड स्टेजेस ऑफ क्राइम, एंड ऑल्सो वी सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दीज टॉपिक्स। तो आज की क्लास में हम क्रिमिनल लॉ का ही एक अलग एस्पेक्ट कवर करने वाले हैं, दैट इज योर इंडियन पीनल कोड। अब लास्ट क्लास में भी मैंने आपको इसका थोड़ा सा रेफरेंस दिया था कि इंडियन पीनल कोड है क्या। बेसिकली जब हम ये समझ रहे थे कि क्राइम होता क्या है, क्राइम क्या होता है, एनी एक्ट विच इज पनिशेबल बाय लॉ। कि आप अगर कोई भी ऐसा काम करते हैं, आपका कोई भी ऐसा एक्शन जो कि लॉ के द्वारा पनिशेबल है, कि आप वो एक्शन करेंगे, एक्ट करेंगे तो आपको उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी, तो वो क्या था हमारा क्राइम। अब क्राइम कहाँ कहाँ डिफाइंड है और कहाँ इनकी पनिशमेंट प्रोवाइडेड है, तो उनमें सबसे जो जनरल लॉ है हमारे पास वो है आईपीसी। तो आईपीसी का बेसिक पर्पस क्या है, इंडियन पीनल कोड का बेसिक पर्पस क्या है? इट डिफाइंस ऑफेंसेस। डिफाइंस मतलब वो आपको बताएगा, आईपीसी में से आप जानेंगे कि एक एक्ट को ऑफेंस बनाने के लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करना नेसेसरी है। इसके अलावा, डिफाइन करने के अलावा आईपीसी में पनिशमेंट्स भी मेंशन्ड हैं। हम जैसे कोर्ट का सुनते हैं, कोर्ट की हेयरिंग के बाद किसी को 10 साल की सजा मिली, किसी को डेथ पेनल्टी मिली, किसी को 1 साल की सजा मिली, तो ये सब कोर्ट अपनी मर्जी से सजा नहीं देता है। आईपीसी में मेंशन्ड है कि इस ऑफेंस के लिए मिनिमम इतनी सजा है और मैक्सिमम आप इतनी सजा दे सकते हो। तो कोर्ट हमेशा इन लॉज को फॉलो करते हुए ही आपको पनिशमेंट अवॉर्ड करता है। सो लेट्स सी, आज की क्लास में हम आईपीसी से रिलेटेड क्या क्या चीजें करने वाले हैं। तो फर्स्ट आज हम बेसिकली जानेंगे कि क्रिमिनल लॉ के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पर्पस क्या है। उसके बाद सोर्सेस क्या हैं क्रिमिनल लॉ के, एंड थर्डली विल बी आईपीसी, कि आईपीसी है क्या, आईपीसी एग्जिस्टेंस में कब आया, आईपीसी को ड्राफ्ट करने वाले पर्सन कौन है, किसने आईपीसी को बनाया, एंड देन कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेस, कि आईपीसी के अंडर जो कैटेगराइजेशन है ऑफेंसेस की वो कैसे है और कौन कौन से ऑफेंसेस किन बेसिस पर उनको डिवाइड किया गया है। एंड आफ्टर दैट लास्टली वी विल बी सॉल्विंग सर्टेन क्वेश्चंस। जो भी हम कॉन्सेप्ट्स करेंगे, जो हम हर क्लास में पैटर्न फॉलो करते हैं, कॉन्सेप्ट करने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो नाउ कमिंग ऑन टू सोर्सेज ऑफ क्रिमिनल लॉ। ओके, हम पहले सोर्सेस पढ़ लेते हैं। अब क्रिमिनल लॉ का मतलब क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्राइम्स डिफाइंड कहाँ कहाँ पर है और उनकी पनिशमेंट कहाँ प्रोवाइडेड है। तो सबसे पहला प्राइम सोर्स क्या है हमारा, प्राइम सोर्स इज आर आईपीसी, दैट इज इंडियन पीनल कोड। जो हमारी कंट्री में मोस्टली ऑफेंसेस डिफाइंड है या उनकी पनिशमेंट की बात करें तो मोस्टली ऑफेंसेस कहाँ डिफाइंड है, आईपीसी में। चाहे आप थेफ्ट की बात करें, रॉबरी की बात करें, एक्सटॉर्शन की बात करें, मर्डर की बात करें, या किसी की सेक्सुअल हरासमेंट की बात करें, रेप की बात करें, ये सभी ऑफेंसेस कहाँ डिफाइंड है, आईपीसी में। तो क्या आईपीसी एक ऐसा लॉ है जो क्राइम को डिफाइन करता है? नहीं, हमारे पास और भी अलग सेट ऑफ लॉज हैं जो अलग अलग तरह के ऑफेंसेस से डील करते हैं। अब मान लीजिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एग्जांपल दिया था, वी ऑल्सो हैव मोटर व्हीकल्स एक्ट। अब मोटर व्हीकल्स एक्ट का क्या पर्पस है, आपके कभी भी मान लीजिए आप कोई भी लॉ वायलेट करते हैं इन रिलेशन टू योर रेड लाइट, आप रेड लाइट को जंप कर देते हैं, या आप दूसरी लेन में गाड़ी चला रहे हैं जहां पर आप अलाउड नहीं है कि आप उस लेन में गाड़ी चलाएं, या आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, डेंजरस ड्राइविंग कर रहे हैं, या सीट बेल्ट के बिना गाड़ी चला रहे हैं, तो ये भी आपके क्या हैं, ये आपकी कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस हैं, या ये भी वो एक्ट्स हैं जो कि पनिशेबल हैं। अब वो आईपीसी के अंडर पनिशेबल नहीं है, दे आर मेड पनिशेबल अंडर मोटर व्हीकल्स एक्ट।
ठीक है, तो मोटर व्हीकल्स एक्ट एक अलग से लॉ हो गया जहां पर भी क्राइम्स को डिफाइन किया गया है और उनकी पनिशमेंट्स भी बताई गई हैं। ऐसा ही और लॉ है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ये भी एक ऑल टुगेदर बहुत ही डिफरेंट लॉ है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। अब इसके अंडर क्या है कि इस लॉ ने लेट डाउन किया है या डिफाइन किया है कि किसी को भी अगर इफ दे वांट टू, एनी फीमेल वांट टू अबॉर्ट देयर चाइल्ड, तो उसकी लिमिट डिफाइन की है कि आप 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक अपना चाइल्ड अबॉर्ट कर सकते हो। उसके बियॉन्ड आप करते हो या आप कोई गाइडलाइन वायलेट करते हो, आप प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हो, तो भी उसे एक ऑफेंस माना जाएगा और उसके लिए आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अब जो क्रिमिनल लॉज हैं, कई लॉज बहुत पुराने हैं और कई लॉज हमारे नीड के अकॉर्डिंगली नए भी बनाए गए हैं। इसमें जो हमारा एक सबसे नया लॉ है दैट इज योर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट of 2008. This is one of the latest laws that we have. इसमें क्या है, अब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स हो रही हैं, हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, हम फोन यूज करते हैं, इनमें भी क्या होता है, इनसे रिलेटेड भी ऑफेंसेस नए नए आ रहे हैं हमारे सामने। जैसे हम ऑनलाइन हरासमेंट के केसेस के बारे में सुनते हैं, या ऑनलाइन डेफेमेशन, कि ऑनलाइन आप कुछ ऐसा पब्लिश कर रहे हैं जिससे आप किसी को डिफेम कर रहे हैं या उसकी रेपुटेशन को खराब कर रहे हैं, या आप ऑनलाइन किसी की प्राइवेट पिक्चर्स पब्लिश कर रहे हैं, तो वो सब भी क्या है, क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं। अब उनको भी पनिश करना जरूरी है, तो उनके लिए भी स्पेशल लॉ क्या है हमारे पास, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट। तो ऐसे ऐसे वेराइटी ऑफ लॉज को कवर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं। अब जैसे कोई फूड में अडल्ट्रेशन करता है, उसके लिए, उसकी पनिशमेंट के लिए अलग लॉज हैं। तो हर एक तरीके से किसी भी एस्पेक्ट में आप देख लीजिए, हर एस्पेक्ट को, हर कोई भी, जहां पर कोई भी एक रॉन्गफुल एक्ट है जो कि अलाउड नहीं होना चाहिए, उसको पनिश करने के लिए वी हैव लॉज। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूं, लाइक वी हैव प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। अब इसका पर्पस क्या है, चाइल्ड मैरिज को रोकना, कि जो भी चाइल्ड मैरिज को बढ़ावा देता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है या उसको अबेट करता है या बच्चे को फोर्स करता है चाइल्ड मैरिज करने के लिए, उन सबको पनिशमेंट किस लॉ के अंडर मिलती है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। ठीक है, अब वैसे ही डॉवरी को, कि जो हम दहेज देते हैं, उसको भी प्रोहिबिट करने के लिए हमारे पास अलग से लॉज हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्रिमिनल लॉज जो हैं, अलग अलग सब्जेक्ट को डील करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके के सेट ऑफ लॉज अवेलेबल हैं। आईपीसी ही सिर्फ ऐसा लॉ नहीं है कि जिसके अंडर क्राइम्स डिफाइंड है और उनकी पनिशमेंट प्रोवाइडेड है। तो दैट इज अबाउट द सोर्सेज ऑफ क्रिमिनल लॉ। जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में एडवांसमेंट होती है, कोई नए तरह के ऑफेंसेस सामने आते हैं, तो उनसे भी डील करने के लिए पार्लियामेंट या स्टेट असेंबलीज जो हैं वो लॉ बना सकती हैं और उन एक्ट्स को पनिशेबल डिक्लेयर कर सकती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लेट्स मूव फॉरवर्ड टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। अब हमने जो ये अलग अलग सेट ऑफ लॉज पढ़े, चाहे वो हमारा मोटर व्हीकल्स एक्ट है, आईपीसी है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, इनका पर्पस क्या है, इनका बनाने का महत्व क्या है, इनका बनाने का रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन है रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन का जनरल, अगर हम डे टू डे लैंग्वेज में इसका यूज देखें या इसका मतलब समझें, तो वो क्या है, टूथ फॉर अ टूथ और आई फॉर एन आई। सो दैट इज व्हाट रेट्रीब्यूशन मीन्स, टूथ फॉर अ टूथ, आई फॉर एन आई। अब इसका क्या मतलब है कि अगर उसने मेरी आंख फोड़ी तो मैं भी उसकी आंख फोड़ दूंगा, उसने मेरा दांत तोड़ा तो मैं भी उसका दांत तोड़ दूंगा। बदला, रिवेंज लेने की भावना, वेंजेंस की भावना है। ठीक है, अब महात्मा गांधी सेड कि अगर
किसी ने आपकी आंख फोड़ी, बदले में आप भी उसकी आंख फोड़ोगे, तो ऐसे तो पूरा संसार, पूरी दुनिया ही अंधी हो जाएगी। बट सो दिस शुड नॉट बी द पर्पस। तो अगर आपको कोई इंजरी कॉज कर रहा है, तो आप प्राइवेट डिफेंस में आप उसको हार्म कॉज कर सकते हो, बट आप अपना रिवेंज लेने के लिए किसी को इंजरी कॉज नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली रेट्रीब्यूशन का क्या पर्पस है यहाँ पर? रेट्रीब्यूशन हेयर मीन्स कि अगर आपने कोई ऑफेंस कमिट करा है, आपने कुछ भी रॉन्गफुल एक्ट करा है जिससे कि किसी को कोई इंजरी हुई या उसकी प्रॉपर्टी डैमेज हुई, तो आपसे कॉम्पनसेशन क्लेम की जा सकती है, या आपको वो इंजरी कॉज करने के लिए जेल में भी भेजा जा सकता है। तो आप कुछ भी गलत करेंगे एक्शन, तो उसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। इसका मतलब है, दैट इज व्हाट वी मीन बाय रेट्रीब्यूशन। So this is the first and primary objective of criminal law. तो ये क्रिमिनल लॉज का बनाने का सबसे पहला पर्पस यही है कि अगर जब भी आप कुछ गलत करेंगे तो आपको उसकी सजा जरूर मिलेगी। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट, सेकंड ऑब्जेक्टिव इज डेटरेंस। डेटरेंस का मतलब है कि आप सोसाइटी में एग्जाम्पल सेट कर देते हैं। आप कुछ ऑफेंसेस की पनिशमेंट इतनी हार्श रखते हैं। इतनी हार्श पनिशमेंट का रीजन क्या है? इतनी स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट का, इतनी ज्यादा पनिशमेंट देने का कई ऑफेंसेस को रीजन क्या होता है? ताकि कोई भी एनी अदर इंडिविजुअल, कोई भी इंसान वो ऑफेंस करने की सोचे तो उसे, उसके माइंड में हमेशा ये होना चाहिए कि अगर आप ये एक्ट करोगे तो आपको इतनी सजा मिल सकती है, आपको डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, या आपको 10 साल जेल में भी काटने पड़ सकते हैं। सो टू डेटर, टू स्टॉप द पर्सन, डेटरेंस का मतलब है टू स्टॉप और टू प्रोहिबिट, सो दैट द अदर पर्सन वो ऑफेंस करने से पहले 2 बार सोचे कि अगर मैंने ये चीज की, ये गलत एक्ट किया, ये क्राइम कमिट किया, तो मुझे उसके लिए ये सजा मिलेगी। तो दैट वे सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिमिनल लॉ इज योर डेटरेंस। अब डेटरेंस के बाद हम थर्ड उस पे ऑप्शन पे आ जाते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज योर इनकैपेसिटेशन। इनकैपेसिटेशन का क्या मतलब है? आपने कुछ गलत किया तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, उसके लिए यू विल बी इन प्रिजन। तो आप क्या है, अपनी फैमिली से अलग हो जाओगे, अपने फ्रेंड्स से अलग हो जाओगे, आप सोसाइटी से आपका कट ऑफ हो जाएगा सारा रिलेशन। तो वो क्या है? इनकैपेसिटेट करना। तो वो भी क्या है? इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ डेटरेंस, कि अगर आप कुछ गलत करोगे, आप कोई ऑफेंस कमिट करोगे, तो उसका आउटकम ये होगा कि आपको आपके परिवार से, आपके दोस्तों से, आपके जो भी सोसाइटी में रिलेशंस हैं, उन सबसे अलग कर दिया जाएगा। दिस विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर क्राइम। So that is another objective of criminal law. Next we have fourth objective, that is rehabilitation. Rehabilitation का मतलब है reformation. इसका जो प्राइमरी फोकस है वो है reformation. कि कोई भी इंसान कुछ गलत करता भी है तो उसमें हमेशा सुधार का एक स्कोप होता है, और वो स्कोप हमें जरूर देखना चाहिए। अगर जब भी कोई कोर्ट किसी को सजा भी देता है तो हमेशा कोर्ट कंसीडर करता है कि व्हाट वर द रीजंस, किन कारणों से उसने ये क्राइम किया, कि व्हाट वाज द रीजनिंग, उसका मोटिव क्या था। यहाँ मोटिव रेलेवेंट होता है जब कोर्ट किसी को सजा देता है, किसी को डेथ पेनल्टी देता है, या 14 साल की सजा देता है, 2 साल की सजा देता है, तो कोर्ट हमेशा ये देखता है कि जब इस व्यक्ति ने ये ऑफेंस करा या ये क्राइम कमिट किया तो उसका मोटिव क्या था। क्या वो अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कर रहा था, या वो बदले की भावना से कर रहा था। तो दैट वे अगर कोर्ट को कहीं पर भी लगता है कि इस व्यक्ति में कुछ बदलाव, अच्छा बदलाव आ सकता है, तो रिफॉर्मेशन मतलब जहां हमें लगता है कि अगर हम उसको 14 साल की सजा देने की बजाय 10 साल की या 7 साल की सजा दे सकते हैं, क्योंकि देयर इज अ स्कोप ऑफ रिफॉर्मेशन, कि इस व्यक्ति में कुछ अच्छा बदलाव आ सकता है, वहां पर हम रिफॉर्मेशन का स्कोप एक्सरसाइज करेंगे और कोर्ट जो है अकॉर्डिंगली उसकी पनिशमेंट को कम कर देगा। इसीलिए हमारी कंट्री में कई बार कंट्रोवर्सी रहती है डेथ पेनल्टी पे, कि डेथ पेनल्टी को हटा देना चाहिए, मैक्सिमम सजा होनी चाहिए किसी को अगर आपको देनी है तो वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट। डेथ पेनल्टी अगर आपने किसी को अवॉर्ड कर दी तो रिफॉर्मेशन का स्कोप वहां खत्म हो जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली दैट पर्सन इज गोइंग टू डाई। यू आर सेइंग कि इसमें रिफॉर्मेशन का कोई स्कोप नहीं है,
वो क्या है, इट इज कंसिडर्ड एज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। हमेशा आपको किसी को रिफॉर्मेशन का एक मौका तो जरूर देना चाहिए, इसलिए डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट देयर हैव बीन a lot of hue and cry in our society, in our country also, कि डेथ पेनल्टी को एज अ पनिशमेंट अबॉलिश कर देना चाहिए। बट एज ऑफ नाउ, आज की जो हमारी प्रेजेंट कंडीशन है, प्रेजेंट पनिशमेंट्स हैं, उसमें डेथ पेनल्टी भी एक पार्ट ऑफ द पनिशमेंट्स है, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट रिहैबिलिटेशन एंड रिफॉर्मेशन। अब अगला आ जाता है रिस्टोरेशन। ये रिस्टोरेशन, ये तो हमने चारों चीजें जो पढ़ी हैं ये हैं एक्यूज्ड के पर्सपेक्टिव से। एक्यूज्ड कौन होता है? जिसने की ऑफेंस करा है, द पर्सन हु कमिटेड द ऑफेंस। ऑल दीज आर फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव। जिसने कुछ गलत करा है उसको, उसके रिलेटेड हमने रेट्रीब्यूशन पढ़ा, डेटरेंस पढ़ा, इनकैपेसिटेशन पढ़ा और रिहैबिलिटेशन पढ़ा। जो रिस्टोरेशन है ये विक्टिम के पर्सपेक्टिव से है। अब विक्टिम कौन होता है? विक्टिम इज द पर्सन जिसको इंजरी हुई, जिसको लॉस हुआ, या जिसको कोई भी हार्म हुआ है, जिसके अगेंस्ट आपने क्राइम कमिट किया है, वो है विक्टिम। अब उसके कॉन्सेप्ट में है, उसके कॉन्टेक्स्ट में है रिस्टोरेशन, कि उसको जो भी लॉस हुआ है वो उसकी लॉस की भरपाई होनी चाहिए बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन। इसको हम कहते हैं विक्टिम कॉम्पनसेशन। तो रिस्टोरेशन को हम कैसे इंश्योर करते हैं? विक्टिम कॉम्पनसेशन से, कि जिसको कुछ भी किसी भी तरीके का नुकसान हुआ है या किसी को कोई इंजरी हुई है, तो जो भी उसका मेडिकल का खर्चा आया है, डॉक्टर्स के पास खर्चा आया है, केस लड़ने का भी खर्चा आया है, तो वो भी एक्यूज्ड पर्सन से आप कवर कर सकते हो। तो दीज आर द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर क्रिमिनल लॉ। ऑलराइट, so after this now let us go to the next topic, IPC। अब IPC stands for your Indian Penal Code। इसके जो बेसिक्स हैं आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू बिफोर। जब हमने क्लास इनिशिएट की थी तो मैंने डिस्कस किया था। नाउ दिस इज योर मेन क्रिमिनल कोड इन इंडिया। तो दिस इज योर मेन क्रिमिनल कोड। मेन क्रिमिनल कोड का क्या मतलब है कि मोस्टली जो हमारे ऑफेंसेस हैं या क्राइम्स हैं वो आईपीसी में डिफाइंड हैं, चाहे वो ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी हो, चाहे वो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, चाहे वो ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर हो, या हमारी कंट्री के अगेंस्ट कोई ऑफेंस है। तो मोस्टली जो भी ऑफेंसेस हैं वो हमारे कहाँ मेंशन है, कहाँ कवर्ड हैं? दे आर कवर्ड इन योर आईपीसी। नेक्स्ट, इट केम इनटू फोर्स इन 1862। अब इसमें एक चीज है, इट वॉज पास्ट। पास कब हुआ था? इन 1860 IPC and it came into force। और ये इफेक्ट में कब आया? इन 1862। तो ये 2 years इंपॉर्टेंट हैं। बन पूरा गया था, पास पूरा हो गया था 1860 में, बट इसको इफेक्ट में कब लाया गया? ये अप्लाई कब होने लगा? 1862 में। अब 1862 का टाइम कब था? व्हेन ब्रिटिशर्स वर रूलिंग आवर कंट्री। जब हमारे देश पर ब्रिटिशर्स का राज था, तब से हमारी कंट्री में ये क्रिमिनल लॉ बनाया गया और आज तक एप्लीकेबल है। अब इसको बनाने वाला कौन था? हु ड्राफ्टेड? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हु ड्राफ्टेड आईपीसी? कि आईपीसी को लिखने वाले कौन थे? इट वॉज योर लॉर्ड मैकॉले। ही वॉज द पर्सन जिन्होंने सारे ऑफेंसेस को आईपीसी में डिफाइन किया और उनकी पनिशमेंट को भी लिखा। और यही नहीं, इसके अलावा ये भी लिखा कि कौन से ऑफेंसेस को कौन से लेवल ऑफ जज जो है वो उस केस को सुनेंगे। अब किसी ने कोई बहुत ही सीरियस ऑफेंस कमिट किया है, कोई बहुत ही सीरियस क्राइम कमिट किया है, तो उसको लोअर कोर्ट्स नहीं सुनेंगे, उसको सीधा हायर कोर्ट्स सुनेंगे। अगर किसी ने कोई बहुत ही छोटा मोटा ऑफेंस किया है, फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट कमिट किया है, तो उसको लोअर कोर्ट में ही सुना जाएगा। तो दैट वे लॉर्ड मैकॉले ने आईपीसी में सारे ऑफेंसेस को डिफाइन किया और उनकी पनिशमेंट्स को भी प्रोवाइड किया है। ठीक है, सो आफ्टर दिस वी हैव, इट कंसिस्ट्स ऑफ 23 चैप्टर्स एंड ओवर 500 सेक्शंस। 23 chapters and over 500 sections।
अब ये 23 चैप्टर्स क्या हैं जिसमें अलग अलग कैटेगराइजेशन हुई है ऑफेंसेस की, या ये बताया है कि आईपीसी अप्लाई कहाँ कहाँ होता है। अब 2019 में एक लॉ पास हुआ था कि जम्मू कश्मीर के जो स्पेशल लॉज हैं उनको हटाकर हमारी कंट्री के जनरल लॉज वहां पर अप्लाई किए जाएंगे। तो 2019 से पहले आईपीसी जम्मू एंड कश्मीर पर अप्लाई नहीं होता था, बट आफ्टर दैट अमेंडमेंट, आफ्टर दैट लॉ, अब आईपीसी जो है थ्रू आउट इंडिया एप्लीकेबल है, जम्मू एंड कश्मीर पर भी इट इज एप्लीकेबल। ये भी कहाँ मेंशन्ड है आईपीसी में कि आईपीसी की जुरिस्डिक्शन क्या होगी, आईपीसी कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, किन पर अप्लाई होगा और किन ऑफेंसेस से डील करेगा। सो सॉरी, that has been provided under these chapters and under these sections. Next we have, it defines offenses and provides punishment. This you can call as the purpose of IPC. तो क्या यूजफुल पर्पस करता है, सर्व करता है आईपीसी हमारे लिए? इट फर्स्टली इट डिफाइंस द ऑफेंसेस एंड देन इट प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर दोज ऑफेंसेस। ठीक है, ये भी मैं बार बार आपको प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुकी हूँ और आज की क्लास में भी मैंने आपको बार बार बताया है। आईपीसी दो पर्पस सॉल्व करता है, पहले तो ये ऑफेंसेस को डिफाइन करता है और सेकेंडली ये पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, देन इट इज अ सब्सटेंटिव लॉ एंड नॉट अ प्रोसीजरल लॉ। अब सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ क्या होते हैं? सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ, ये कैटेगराइजेशन है लॉज की। अब सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ होते हैं जो किन्हीं कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करते हैं। तो व्हाट डू? दे डिफाइंस द कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इट्स एग्जाम्पल कैन बी योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहां पर डिफाइन क्या हुआ है कि क्या चीज कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसे, कौन कौन पार्टीज हो सकती हैं। प्रॉपर्टी लॉ को भी हम सब्सटैंटिव लॉ कह सकते हैं क्योंकि वहां पर भी कॉन्सेप्ट्स डिफाइन है। लाइकवाइज आईपीसी को भी हम सब्सटैंटिव लॉ कहते हैं। सो आईपीसी इज ऑल्सो योर सब्सटैंटिव लॉ, क्योंकि आईपीसी में भी आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके ऑफेंसेस डिफाइंड है और उनकी पनिशमेंट प्रोवाइडेड है। नाउ कमिंग ऑन टू प्रोसीजरल लॉज। Procedural laws lays down procedures. ठीक है, अब ये प्रोसीजर डिफाइन करते हैं कि कोई चीज कैसे चलेगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सीआरपीसी। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो सीआरपीसी पर ही बेस्ड है। सीआरपीसी इज योर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में पूरा प्रोसेस बताया गया है कि अगर कहीं पर कोई ऑफेंस होता है तो सबसे पहले क्या होगा? एफआईआर होगी। एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर ट्रायल होगा। ट्रायल के बाद इफ ही इज फाउंड गिल्टी, ये पता चलता है पूरे एविडेंस को देखने के बाद, सबकी स्टेटमेंट सुनने के बाद कि इस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है, तो ही विल बी डिक्लेयर्ड एज गिल्टी और उसको फिर अकॉर्डिंगली पनिश किया जाएगा, सेंटेंस किया जाएगा। ठीक है, सो प्रोसीजरल लॉज क्या है हमारे? सीआरपीसी है, सीपीसी भी है ऐसे ही। सीपीसी इज योर सिविल प्रोसीजर कोड। जैसे क्रिमिनल मैटर से डील करने के लिए हमारे पास हो गया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, लाइकवाइज सीपीसी है सिविल प्रोसीजर कोड, जो कि हमारे सिविल मैटर से डील करता है। ठीक है, अच्छा अभी तक हम एक चीज पढ़ रहे हैं, जो चीज मैंने आपको बताई कि आईपीसी लेज डाउन एसेंशियल्स ऑफ अ ऑफेंस। अब वो एसेंशियल्स क्या है? मैं आपको एक ऑफेंस का एग्जाम्पल देके बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट। हम कब कहेंगे कि थेफ्ट का ऑफेंस कमिट हुआ है? तो सबसे पहला एसेंशियल क्या है इसमें? व्हेन समवन डिसऑनेस्टली टेक्स, क्या लेता है डिसऑनेस्टली? योर मूवेबल प्रॉपर्टी without your consent
तो थेफ्ट हम कब कहते हैं? अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल्ड हैं। कोई डिसऑनेस्टली आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी को आपसे दूर ले जाता है विदाउट योर कंसेंट, बिना आपकी मर्जी के, बिना आपकी नॉलेज के, जब तक ये तीनों कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी हम उस एक्ट को थेफ्ट नहीं कहेंगे। मान लीजिए किसी ने डिसऑनेस्टली आपसे प्रॉपर्टी ले ली, बट वो आपकी कंसेंट से ली है उसने, तो हम उसे थेफ्ट नहीं कहेंगे। हाँ, हो सकता है हम उसे कुछ और ऑफेंस, चीटिंग कह दें, बट हम उसे थेफ्ट नहीं कहेंगे। और थेफ्ट हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की, जो हम ऐसे डिसऑनेस्टली किसी की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर लेते हैं, हम उसे थेफ्ट नहीं कहते, हम उसे चीटिंग कहते हैं। ठीक है, तो थेफ्ट हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है वो हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कवर कर चुके हैं। सो यू शुड अंडरस्टैंड, if and only if all these three conditions will be fulfilled, तभी हम उस एक्ट को क्राइम कहेंगे। Now coming on to its punishment, अब थेफ्ट की पनिशमेंट क्या है? punishment is up to 3 years of imprisonment, कि आपको 3 साल तक जेल में भेजा जा सकता है, और या आप पर फाइन लगाया जा सकता है, और बोथ, दोनों भी, कि आपको जेल में भी भेज देंगे और आप पर फाइन भी लगा दिया जाएगा। तो ये ऐसे डिफाइन करता है आईपीसी आपके अलग अलग ऑफेंसेस को, कि एक ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, और साथ में ही उनकी पनिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। ऑलराइट, नाउ विद दिस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी। ओके, तो नेक्स्ट वी गो ऑन टू कैटेगराइजेशन ऑफ ऑफेंसेस, कि आईपीसी में जो ऑफेंसेस हैं उनकी कैटेगराइजेशन, कि उनको किस बेसिस पर बांटा गया है। तो सबसे पहले वी हैव क्राइम अगेंस्ट बॉडी, जो आपकी किसी ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट कोई क्राइम होता है, दैट हैव बीन डिस्कस्ड अंडर द आईपीसी। अब ये जो बॉडी है, इट इज जस्ट योर ह्यूमन बॉडी। आईपीसी में एनिमल्स के अगेंस्ट कोई भी ऐसा ऑफेंस है, इफ यू किल समवन्स पेट, वो आईपीसी में कवर्ड नहीं है। ठीक है, उसको हम मर्डर नहीं कहते हैं। तो दैट वे आईपीसी टॉक्स अबाउट ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। अब वो कौन कौन से ऑफेंसेस हैं? प्राइमरीली फर्स्ट इज मर्डर। अब मर्डर भी कैसे, मर्डर को कॉन्स्टिट्यूट कैसे करेंगे? मर्डर को, किसी एक्ट को मर्डर कहने के लिए हमें क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी? क्या कंडीशंस हो सकती है? जब आप अपनी, व्हेन यू इंटेंशनली, अपनी पूरी मर्जी से, अपने पूरे होशो हवास में, पूरी नॉलेज के साथ ऐसा एक्ट करते हो, या ऐसा नेग्लिजेंट एक्ट करते हो जिससे किसी की डेथ कॉज हो जाती है, उसे हम कहते हैं मर्डर। ठीक है, लाइकवाइज किडनैपिंग। किडनैपिंग क्या है? जब आप किसी लॉफुल गार्डियन की गार्डियनशिप से किसी बच्चे को उससे उसके गार्डियन से दूर कर देते हो विदाउट द गार्डियंस परमिशन। अब गार्डियन कौन होगा? इस केस को हम समझते हैं, ए जो है ही इज द फादर एंड बी इज द सन। ही इज फादर एंड ही इज सन, ही इज बिलो 18 years of age, वो 18 साल से छोटा है। तो जैसे हमने कंसेंट के मामले में भी पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी 18 साल से छोटा है तो उसकी कंसेंट इमटेरियल होती है, रेलेवेंट नहीं होती। तो यहाँ पर आप अगर इस पर्सन को, बॉय को, फादर कौन है? गार्डियन। फादर इज द नेचुरल गार्डियन। इस गार्डियन की परमिशन के बिना कहीं बाहर ले जाते हो विदाउट द फादर्स परमिशन, उसको हम क्या कहेंगे? किडनैपिंग। सो दैट वे किडनैपिंग को भी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स चाहिए, या टाइप्स ऑफ किडनैपिंग कौन कौन सी हैं? किडनैपिंग आउटसाइड इंडिया के लिए अलग पनिशमेंट है, किडनैपिंग ऑफ माइनर अलग पनिशमेंट है, किडनैपिंग के बाद एबडक्शन का अलग कॉन्सेप्ट है। सो दैट वे ऑल दीज थिंग्स आर ऑफेंसेस अगेंस्ट योर ह्यूमन बॉडी। देन यू हैव एबडक्शन, ऑलरेडी डिस्कस्ड। असॉल्ट, असॉल्ट क्या है? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू असॉल्ट एंड बैटरी इन दी टॉर्ट्स वाला जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था। असॉल्ट मतलब जहां आप किसी को, देयर इज एप्रीहेंशन ऑफ फियर, आप किसी के मन में डर बिठा देते हो कि आप उसको कोई इंजरी कॉज करने वाले हो या आप उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज करने वाले हो। सो दैट फीलिंग ऑफ फियर।
तो इसमें एसेंशियल क्या है, प्रूफ करना। अगर आपको प्रूफ करना है कि इसने मेरे अगेंस्ट असॉल्ट कमिट किया, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि इसने कुछ ऐसा किया कि जिससे मेरे मन में डर बैठ गया कि ये मुझे या तो कोई इंजरी कॉज करने वाला है या मेरी प्रॉपर्टी को डैमेज करने वाला है। ठीक है, असॉल्ट के बाद रेप। रेप इज अनदर कैटेगरी ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। अब रेप क्या है, रेप के लिए भी ये समझना जरूरी है कि रेप इज ऑलवेज कमिटेड अगेंस्ट अ वुमन और अ गर्ल। हम कभी भी यूं नहीं कहते रेप हैज बीन कमिटेड ऑन अ मैन और अ बॉय। अब ये भी कंडीशंस कहाँ डिफाइन है, ये भी हमारी कंडीशंस आपके आईपीसी में डिफाइन है। ठीक है, और रेप में क्या है कि देयर शुड बी नो कंसेंट। अगर किसी ने कंसेंट दी है अपनी तो वो रेप नहीं होगा। अगर इफ somebody is doing something out of their consent, then we will not call it rape. Then next we have crime against property. अब प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्या क्या क्राइम हो सकते हैं? इट कैन बी इधर डिकॉइटी, रॉबरी और थेफ्ट। अब डिकॉइटी और रॉबरी को लोग आपस में कई बार कंफ्यूज कर लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। थेफ्ट, जब आप थेफ्ट कमिट करते हुए किसी को उसको फियर ऑफ डेथ कॉज करते हो, कि आप उस पर कोई गन पॉइंट करते हो या आप कोई मारपीट करते हो कोई चीज चुराने के लिए, तो उसे हम कह देते हैं रॉबरी। अब यही अगर रॉबरी 5 या 5 से ज्यादा लोग कमिट करते हैं तो हम उसे कहते हैं डेकॉइटी। तो ये सब डिफरेंसेस हम कैसे समझते हैं? ये सब डिफरेंसेस हम आईपीसी में जब हम इन ऑफेंसेस को पढ़ते हैं वहां पर ये सारी एसेंशियल्स डिफाइंड है कि कब थेफ्ट रॉबरी बनेगा और कब रॉबरी डेकॉइटी बनेगा। ऑलराइट, देन नेक्स्ट वी हैव क्राइम्स अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर, कि आप अपने एक्शन से जो पब्लिक ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डिस्टर्ब करते हो, तो वो भी क्या है आपका, इट इज एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल बाय लॉ। अब वो क्या हो सकते हैं, रॉयट्स और आर्सन। रॉयट्स मतलब आप दंगे करते हो, आप किसी की, आप सोसाइटी में जो लॉ एंड ऑर्डर है, पीस है, उसे डिस्टर्ब करते हो, आप किसी की गाड़ी तोड़ देते हो या आप किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाते हो कुछ लोग मिलकर और वहां पर अनोयंस कॉज करते हो। आर्सन मतलब आप किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को जला देते हो, तो वो भी क्या है, इट इज ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ऑर्डर। देन वी हैव सर्टेन इकोनॉमिक ऑफेंसेस। इकोनॉमिक क्राइम्स क्या है, चीटिंग। चीटिंग क्या है, आप फ्रॉडुलेंटली किसी से पैसे ले लेते हो, जैसे मैंने आपको नीरव मोदी और विजय माल्या का एग्जाम्पल दिया व्हाइट कॉलर क्राइम्स में, तो वो क्या है, हमारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं कि आप फ्रॉडुलेंटली एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, एक बैड इंटेंशन से किसी से पैसे ले लेते हो, जबकि आपको पता है कि यू कैन नॉट रीपे दिस अमाउंट, और फिर भी आप वो लोन ले लेते हो और वो लोन रीपे नहीं करते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, चीटिंग। ठीक है, चीटिंग के बाद है काउंटर फिटिंग। काउंटर फिटिंग क्या है, आप नकली कॉइन बेचते हो या आप नकली नोट बनाकर बेचते हो, तो वो भी क्या है, पनिशेबल ऑफेंस, और उसको हम इकोनॉमिक ऑफेंस की कैटेगरी में पढ़ते हैं। अब कौन सा एक्ट काउंटर फिटिंग होगा, कौन सा एक्ट चीटिंग होगा, ये भी इसके एसेंशियल्स कहाँ डिफाइन है, आईपीसी में। देन वी हैव अनदर कैटेगरी, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो सिर्फ वुमेन के अगेंस्ट हो सकते हैं, मेन के अगेंस्ट नहीं हो सकते। व्हाट आर दोज ऑफेंसेस? रेप, हम कभी यूं नहीं कहते रेप हैज बीन कमिटेड ऑन अ मैन। हमारे लॉज के हिसाब से रेप सिर्फ हम उस एक्ट को कहते हैं व्हेन समवन फोर्सफुली रेप्स अ वुमन, नॉट अ मैन। सो रेप का जो ऑफेंस है, इट इज कंसीडर्ड एज अ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। देन डाउरी डेथ, जो डाउरी डेथ का भी ऑफेंस है, इट इज अनदर कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द वुमेन। देन सेक्सुअल हरासमेंट और क्रूएलिटी, ये भी क्या है, अनदर सेट ऑफ लॉज जो कि सिर्फ डील करते हैं क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। इन चारों में हम यूं नहीं कह सकते कि क्राइम अगेंस्ट मैन, दैट रेप अगेंस्ट अ मैन और सेक्सुअल हरेसमेंट अगेंस्ट अ मैन, ऑल दीज लॉज आर मेड विद पर्सपेक्टिव ऑफ द वुमेन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। वो क्या है, सबसे पहले फिटिसाइड। जब मैंने आपको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट का बताया, उसमें भी मैंने आपको फिटिसाइड का एग्जाम्पल दिया था, समझाया भी था कि फिटिसाइड क्या है। व्हेन अ फीमेल इज विद अ चाइल्ड, शी इज प्रेग्नेंट, एंड व्हाइल शी इज प्रेग्नेंट यू किल दैट चाइल्ड विद इन द वूम, उसे हम कहते हैं फिटिसाइड। ठीक है, तो फिटिसाइड की भी सजा है, देयर इज अ प्रॉपर लॉ, वो एमटीपी एक्ट भी है और आईपीसी में भी उसकी सजा दी गई है। दिस इज कंसीडर्ड एज अ चाइल्ड क्राइम अगेंस्ट द चिल्ड्रन। देन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गर्ल्स फॉर प्रोस्टिट्यूशन, ये क्या है, अनदर सेट ऑफ लॉज विच इज
crimes against children. Then kidnapping of children is another set of law which is specifically made with reference to kidnapping or crimes against the children. So these are the broad categories of offenses जो हमारे IPC में defined हैं. ये कुछ categories हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारे offenses जो हैं हमारे IPC में defined हैं. और offenses के साथ साथ जैसे हमने previous class में पढ़ा था concept of attempt, इन offenses की सजा तो mentioned ही है, इनके साथ साथ attempt के बारे में भी mention किया गया है. कुछ जगह तो specifically mentioned है, जैसे attempt to murder की सजा अलग से provided है, attempt to सुसाइड की अलग से सजा मेंशन है. वैसे ही अगर मान लीजिए किसी की स्पेसिफिकली अटेम्प्ट टू थेफ्ट की सजा मेंशन नहीं है, बट एक जनरल सेक्शन बना दिया गया है सेक्शन 506 ऑफ आईपीसी, जहां स्पेसिफिकली मेंशन है कि अगर आप कोई भी ऑफेंस अटेम्प्ट करते हैं उसको कमिट करने की, तो भी आपको उसकी सजा जरूर मिलेगी. So that is all about the broad categorization of offenses. Now after this, let's move on to the questions. So who drafted Indian Penal Code? Lord Macaulay, Lord Stephen, Lord Irving or Lord Smith? I've already discussed with you, it was Lord Macaulay. And when it was passed in 1860, but वो effect में कब आया था? When did it came into force? That was in 1862. Now next we have offenses of robbery falls under which category? जो robbery का offense है वो किस category के अंदर fall करता है? Offense against human body? No. Offense against property? Yes. Offense against public law and order? No. All of the above? No. So the correct answer for this question is option B. Robbery, theft, dacoity, these are considered as offenses against the property. So next we have what is the objective of criminal law? Criminal law का objective क्या है? Deterrence? Yes. Reformation? Yes. Retribution? Yes. So all of the above options are correct. So D is the correct option. Now next question is, IPC is the only law in India which defines the offenses and provides their punishment. Which of the following is correct? This statement is true, this statement is false, cannot be decided, none of the above. Now this statement is false. अब जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आईपीसी का ही लॉ नहीं है वो लॉ जो लॉज को क्राइम्स को डिफाइन करता है इंडिया में. उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, एमटीपी एक्ट हो गया, एनडीपीएस एक्ट हो गया, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट हो गया. तो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज फॉल्स. विद दिस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ईयर आईपीसी केम इनटू फोर्स? कि आईपीसी को अप्लाई कब किया गया था? 1860, 62, 64 एंड 1880. So it was in 1862. So 1862 is the year when IPC was passed. ठीक है, 1862 में IPC came into force. All right. Now next after this is, which of the following defines offenses? इनमें से कौन कौन से जो लॉज हैं वो ऑफेंसेस को डिफाइन करते हैं? आईपीसी? यस. इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट? यस. प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट? यस. सो ऑल ऑफ दीज categories they defines the offenses. Now let's move on to the next question. Which of the following are considered as economic offenses? अब इनमें से कौन से offenses economic offenses हैं? पहला cheating, counterfeiting, both A and B, and then none of the above. So here both of them I have already discussed. जब हम types of offenses categorization पढ़ रहे थे उसमें specifically mention थे economic offenses. तो cheating and counterfeiting ये दोनों क्या हैं? हमारे economic offenses हैं. ठीक है. Now which of the following is true? Rape is an offense against women only. Rape is an offense against men only. Rape is an offense against both men and women. And none of the above is completely correct. Now which one is the correct option here? It is option A. As I've already told you, it is offense against women only. Okay, we never say a rape is committed on a man. We always say a rape is committed on a woman or a girl. Okay. So next question we have is, what do you understand by retribution? Retribution क्या था? जब हम पढ़ रहे थे objectives, उसमें था हमारा retribution. So punishing an offender for committing offense,
टू रिफॉर्म द पर्सन हु हैज कमिटेड बाय एनी ऑफेंस, नो, ये हमारे रिहैबिलिटेशन के पॉइंट में था। टू प्रोवाइड रिलीफ टू द विक्टिम, नो, ये हमारे कौन से पॉइंट में था? दिस वाज इन रेस्टोरेशन। और ये कौन सा था? रिहैबिलिटेशन। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, नाउ विद दिस लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। क्वेश्चन, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच? इनमें से कौन सी अप्रोच विक्टिम सेंट्रिक है कि वो विक्टिम पे ज्यादा फोकस करती है? रेट्रीब्यूशन, रिफॉर्मेशन, रिस्टोरेशन, डेटरेंस। तो एज वी हैव डिस्कस्ड, रिस्टोरेशन की जो अप्रोच है वो विक्टिम सेंट्रिक है कि विक्टिम जो है ऑफेंस का, उसको किसी तरह की हमें कोई कॉम्पनसेशन देनी चाहिए या कोई बेनिफिट्स प्रोवाइड करने चाहिए। ठीक है, सो दैट वे द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ आईपीसी। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा आईपीसी के बारे में, उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं क्रिमिनल लॉ के, सोर्सेस क्या हैं क्रिमिनल लॉ के, एंड देन कैटेगराइजेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर योर आईपीसी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स वी सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस। ठीक है, अब अपकमिंग क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ CRPC, that is your criminal procedure code. So thank you everyone. I hope you all have understood. अगर किसी को कोई भी doubts हैं तो आप वो comment section में पूछ सकते हैं. I'll be addressing your doubts. So that's all for today's class. Thank you everyone. I hope you all have a nice day.